दिल्ली में नए साल की शाम से ठीक पहले, जब ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि पार्टी कहाँ करनी है, दिल्ली पुलिस कुछ और ही प्लान कर रही थी। उन्होंने अपनी ही एक पार्टी की जिसका नाम था ऑपरेशन आघात 3.0। और इसके आंकड़े सच में काफी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, सिर्फ 24 घंटों के अंदर 660 से ज्यादा गिरफ्तारियां। हाँ, आज हम जिस स्रोत की पड़ताल कर रहे हैं वो एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है जो इस पूरे ऑपरेशन के पीछे की कहानी बताता है। तो हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिर्फ एक बड़ी पुलिस कार्रवाई थी या फिर भारत में शहरी पुलिसिंग के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। सही। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे कैसे अंजाम दिया गया और इसका असली मतलब क्या है? ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये ऑपरेशन आघात है क्या? नाम सुनने में ही काफी भारी भरकम लगता है। हाँ, और नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया है। आघात का मतलब ही है प्रहार या स्ट्राइक। अच्छा। और स्रोत के मुताबिक ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक सोची समझी प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक थी। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मतलब हमला होने से पहले ही हमला करना। बिल्कुल। और इसका निशाना कौन थे? संगठित अपराध, आदतन अपराधी और वो पूरा इकोसिस्टम जो अवैध शराब, ड्रग्स, जुआ। हाँ, और अवैध हथियारों पर चलता है। और ये तो इसका तीसरा राउंड था, है ना? 3.0। इससे पहले सितंबर और अक्टूबर में 1.0 और 2.0 भी हो चुके हैं। हाँ, तो ये एक लगातार चलने वाली स्ट्रैटेजी लग रही है। ये दिखाता है कि पुलिस इसे एक सीरीज की तरह देख रही है। हर बार कुछ सीख कर अगली बार और बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। और इस बार का समय वो बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, टाइमिंग तो कमाल की है। ठीक नए साल से पहले। स्रोत में से हाई रिस्क विंडो कहा गया है। और हम सब जानते हैं कि 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह दिल्ली की सड़कों पर क्या माहौल होता है। जिंकन ड्राइव, झगड़े, अवैध पार्टियां। पुलिस के डेटा भी यही कहते हैं कि इस दौरान अपराध और दुर्घटनाएं अपने चरम पर होती हैं। और यहीं पर इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा मकसद छिपा है। बिल्कुल। पुलिस इस बार बस इंतजार नहीं करना चाहती थी कि कुछ गलत हो और फिर वो एक्शन लें। और यही बात असली दिलचस्प हो जाती है। अब तक पुलिस का काम कैसा होता था? कुछ गलत होता है, हम 100 नंबर मिलाते हैं और फिर पुलिस आती है। यानी नुकसान होने के बाद। हाँ, लेकिन ये ऑपरेशन उस पूरी सोच को पलट देता है। यहाँ पुलिस कह रही है, हम पार्टी खराब होने का इंतजार ही क्यों करें? चलो पार्टी खराब करने वालों को पहले ही सीन से हटा देते हैं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये पुलिसिंग के डीएनए में एक बदलाव है। आपने बहुत सही एनालॉजी दी। पारंपरिक पुलिसिंग को रिएक्टिव कहा जाता है, मतलब प्रतिक्रिया देना। लेकिन ये जो नया मॉडल है, इसे एंटिसिपेटरी या प्रोएक्टिव पुलिसिंग कहते हैं। इसका लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि अपराध की संभावना को ही जड़ से खत्म कर देना है। सही कहा। एक ऐसा माहौल बनाना जहां क्राइम करना मुश्किल हो जाए। वाह, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसे जमीन पर कैसे किया गया? मतलब आप अपराध होने से पहले उसे कैसे रोक सकते हैं? स्रोत के अनुसार इसके दो मुख्य तरीके अपनाए गए। पहला, अवैध सप्लाई चेन को तोड़ना। अच्छा। सोचिए, अगर पार्टी में अवैध शराब या ड्रग्स पहुंचेंगे ही नहीं तो उससे जुड़े अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। सही बात है। और दूसरा, और ये थोड़ा ज्यादा जटिल है, जाने माने आदतन अपराधियों को सक्रिय होने से पहले ही हिरासत में ले लेना। एक मिनट, यहीं पर मुझे थोड़ा और समझना है। हिरासत में लेना मतलब उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी पकड़ लिया गया। हाँ, और यहीं पर प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध की अवधारणा आती है, जिसका जिक्र स्रोत में साफ तौर पर है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लगता है कि वो इस हाई रिस्क विंडो के दौरान कोई अपराध कर सकते हैं। ये तो थोड़ा माइनॉरिटी रिपोर्ट फिल्म जैसा साउंड कर रहा है, जहां भविष्य में होने वाले क्राइम के लिए लोगों को पहले पकड़ लिया जाता है। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन ये एक बहुत ही महीन रेखा है जिस पर चलना होता है। तो क्या ये कानूनी तौर पर सही है? कानून में इसकी इजाजत है, लेकिन बहुत सीमित समय और विशिष्ट परिस्थितियों में। स्रोत ये साफ करता है कि ये परमानेंट गिरफ्तारी नहीं है। अच्छा। इन लोगों को नए साल का जश्न खत्म होने के बाद रिहा कर दिया जाता है। इसका एकमात्र मकसद उस कुछ घंटों की हाई रिस्क विंडो के दौरान उन्हें अपराध करने से रोकना है। अपराध के मोमेंटम को तोड़ने की एक बहुत ही आक्रामक रणनीति है ये। बिल्कुल। समझ गई। तो ये तो हुई स्ट्रैटेजी की बात। अब आते हैं इसके स्केल पर। क्या ये पूरे दिल्ली में एक साथ हुआ? नहीं, और यही इस ऑपरेशन की स्मार्टनेस है। ये अंधाधुंध कार्रवाई नहीं थी। अच्छा, तो टारगेटेड था। हाँ, इससे कुछ खास इलाकों पर फोकस किया गया।
स्रोत में दक्षिणी दिल्ली और दक्षिण पूर्वी दिल्ली का नाम लिया गया है, जो पार्टी हब्स के तौर पर जाने जाते हैं। और छतरपुर के फार्म हाउसेस? हाँ, छतरपुर के फार्म हाउस, जहां अक्सर बड़ी और अवैध पार्टियां होती हैं, और कनॉट प्लेस जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके पुलिस के रडार पर थे। मतलब जहां आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा था, पानी वहीं डाला गया। हाँ। और इसे अंजाम देने के लिए कितने लोग लगे थे? ये कुछ लोकल थानों का काम था या कुछ बड़ा था? नहीं, ये बहुत बड़ा था। कई जिलों की पुलिस यूनिट्स, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल जैसी विशेष टीमें, और हजारों की संख्या में स्थानीय बीट अधिकारी, सब एक साथ जमीन पर उतरे थे। पूरी रात गश्त, जगह जगह चेक पॉइंट्स, अचानक छापेमारी। हाँ, पूरा शहर एक किले में तब्दील हो गया था। लेकिन इस सब के पीछे जो असली ताकत थी, वो थी इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, है डेटा और जानकारी का इस्तेमाल। ये कार्रवाई हवा में तीर चलाने जैसी नहीं थी। तो यूं ही किसी को नहीं उठा लिया? नहीं, पुलिस ने अपने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, एक लिस्ट बनाई कि किन लोगों पर पहले से कई एफआईआर्स दर्ज हैं, कौन लोग अवैध शराब या ड्रग्स के जाने माने सप्लायर हैं, या किन के पास अवैध हथियार होने की पुरानी जानकारी है। बिल्कुल। तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं था। पुलिस के पास एक तरह की हिट लिस्ट थी। वाह, जैसे नेटफ्लिक्स बताता है कि अगली फिल्म कौन सी देखनी चाहिए, वैसे ही पुलिस का डेटा उन्हें बताता है कि अगला अपराध कौन कर सकता है। हाँ, बहुत सही। ये सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं है, ये जानकारी का स्मार्ट इस्तेमाल है। पुलिस की भाषा में कहें तो ये बैड कैरेक्टर्स को निशाना बनाने के बारे में है। ठीक है, तो ये तो हुई प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की बात। जबरदस्त तैयारी थी, लेकिन जमीन पर इसका असर क्या हुआ? क्या पुलिस के हाथ सच में कुछ लगा? नतीजे भी उतने ही बड़े थे जितनी तैयारी। स्रोत के मुताबिक 24 घंटे में 660 से ज्यादा लोगों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया। 660? हाँ, इसके अलावा 2800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, और जैसा हमने पहले बात की, 100 से ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लिया गया। ये एक दिन के लिहाज से बहुत बड़े आंकड़े हैं। और सिर्फ गिरफ्तारियां ही नहीं, कुछ सामान भी तो जब्त हुआ होगा। हाँ, और जो चीजें जब्त हुईं, वो दिल्ली के अपराध जगत की एक डरावनी तस्वीर दिखाती हैं। जैसे कि 21 देसी पिस्तौल, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू। बाप रे, इसका मतलब है कि हिंसा की पूरी तैयारी थी, जिसे समय रहते रोक दिया गया। इसकी पूरी संभावना है। और सिर्फ हथियार ही नहीं, शराब? अवैध शराब की 12,258 बोतलें जब्त हुई। 12,000 से ज्यादा बोतलें। मतलब पुलिस ने तो दिल्ली में कई नए साल की पार्टियां जबरदस्ती ड्राई कर दी। आप कह सकती हैं, ये बोतलें या तो अवैध पार्टियों में इस्तेमाल होनी थी, या फिर नए साल पर कई गुना ज्यादा दामों पर बेची जानी थी। और ड्रग्स वगैरह? हाँ, 6 किलो से ज्यादा गांजा, 310 मोबाइल फोन, जिनमें से कई चोरी के हो सकते हैं, 231 दो पहिया वाहन, एक कार, और जुए से जुड़े लगभग 3.5 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए। वाह, तो ये सब मिलकर बताते हैं कि ये ऑपरेशन कितना गहरा और व्यापक था। बिल्कुल। ठीक है, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतनी सारी जब्ती, पर इसका असली मकसद क्या था? सिर्फ एक रात के लिए शहर को साफ करना, या इसके पीछे कोई लॉन्ग टर्म सोच है? स्रोत के मुताबिक इसके कई लॉन्ग टर्म उद्देश्य हैं। पहला और सबसे जरूरी है निवारण, डिटरेंस, यानी अपराधियों में खौफ पैदा करना। बिल्कुल। जब एक साथ इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होती हैं, तो ये दूसरे अपराधियों को एक बहुत कड़ा संदेश देता है। उनके मन में एक डर बैठता है कि अगला नंबर हमारा हो सकता है। सही। और दूसरा उद्देश्य है अवरोध, डिसरप्शन, यानी सप्लाई चेन को तोड़ना। जब सप्लायर ही पकड़ लिए जाएंगे, तो अवैध शराब, ड्रग्स और हथियारों का नेटवर्क अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। इससे आपराधिक गैंग्स अस्थिर होते हैं। और तीसरा है रोकथाम, प्रिवेंशन। आदतन अपराधियों को पहले ही हिरासत में लेकर पुलिस ने अचानक होने वाले अपराधों जैसे लूटपाट, छीना झपटी और गैंगवॉर को होने से पहले ही रोक दिया। और चौथा मकसद जरूर आम जनता से जुड़ा होगा। हाँ, चौथा और शायद सबसे अहम मकसद है जनता का विश्वास बढ़ाना। आम नागरिक इस तरह की बड़ी कार्रवाई के बारे में पढ़ते हैं तो उनका पुलिस व्यवस्था में भरोसा बढ़ता है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सक्रिय है। दिल्ली जैसे शहर में जहां सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है, ये विश्वास बहुत मायने रखता है। स्रोत में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि यह ऑपरेशन भारत के दूसरे बड़े शहरों के लिए एक टेम्पलेट या मॉडल बन सकता है। हाँ, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता जैसे शहर भी इसे अपना सकते हैं। लेकिन हर शहर की अपनी अलग केमिस्ट्री होती है ना? सही कहा। जो स्ट्रैटेजी,
दिल्ली के फार्म हाउस के लिए काम करती है, जरूरी नहीं कि वो मुंबई के किसी चौल या बेंगलोर के किसी टेक पार्क में भी उतनी ही कारगर हो। तो ये एक अच्छा टेम्पलेट है, पर कोई कॉपी पेस्ट सोल्यूशन नहीं है। नहीं, हर शहर को इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना होगा। सही बात है। और ये कोई एक बार की घटना नहीं है। जैसा हमने शुरुआत में कहा, ये 3.0 था, मतलब ये एक जारी रहने वाली रणनीति है। बिल्कुल। स्रोत इस बात का संकेत देता है कि पुलिस अधिकारी इसे आगे भी जारी रखने की योजना बना रहे हैं। तो ये सिर्फ नए साल के लिए एक शॉर्ट टर्म उपाय नहीं है। नहीं, ये पुलिसिंग की सोच में एक लॉन्ग टर्म बदलाव है। पुलिस अब सिर्फ क्राइम होने पर रिपोर्ट लिखने वाली एजेंसी नहीं रहना चाहती। वो क्राइम को मैनेज और प्रिवेंट करने वाली एक प्रोएक्टिव फोर्स बनना चाहती है। सही। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन आघात दिल्ली पुलिस की रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होने का एक ठोस सबूत है। हाँ, ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस, डेटा और प्रीएम्प्टिव एक्शन मिलकर शहरी सुरक्षा को कैसे बेहतर बना सकते हैं, खासकर त्योहारों जैसे हाई रिस्क समय के दौरान। हाँ, ये पूरी तरह से सही है। लेकिन ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ हद तक असहज करने वाले सवाल पर भी लाके खड़ा करता है। वही सवाल जो मेरे मन में पहले आया था, सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच के संतुलन। एग्जैक्टली। स्रोत पुलिस की सफलता और इस तरह की निवारक कार्रवाई के फायदों पर जोर देता है, और वो अपनी जगह सही भी है। शहर को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाँ, लेकिन जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी रणनीतियों को अपनाते हैं, तो ये सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच की उस महीन रेखा को धुंधला कर देता है। मतलब ये कि एक संभावित अपराध को रोकने की कोशिश में क्या हम उन लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक कोई अपराध किया ही नहीं है? यही असली सवाल है। एक तरफ है पूरे समाज की सुरक्षा और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति की आजादी। पुलिस का कहना है कि ये जरूरी है क्योंकि वो आदतन अपराधी हैं और उनके क्राइम करने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन आलोचक पूछ सकते हैं कि संभावना के आधार पर आप किसी की आजादी कैसे छीन सकते हैं? प्रभावी पुलिसिंग और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के बीच सही रेखा कहाँ खींची जाए? यह एक ऐसी बहस है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही आधुनिक शहरी पुलिसिंग का सबसे बड़ा चैलेंज भी है। बिल्कुल। आप अपराध को होने से पहले कैसे रोके, बिना एक सर्वेलियंस स्टेट या निगरानी राज बने? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना आज दुनिया के हर बड़े शहर की पुलिस कर रही है, और इसका जवाब शायद हमें आने वाले कई सालों तक मिलकर खोजना होगा।